हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी हिंदी की टीचर। तो आज हम पढ़ाते हैं चौथा चैप्टर, ठीक है ना। ये हमारा चौथा चैप्टर होगा, यूँ कहें पांचवा चैप्टर होगा, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें ये 9th का जो क्षितिज बुक लगती है आपकी, इसमें नाना साहब की पुत्री मैना देवी भस्म कर दिया गया। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। तो इसके जो राइटर हैं वो कौन सी हैं? चपला देवी। कौन है? चपला देवी। यह पेज नंबर देख लीजिए आप, इसमें क्या है। तो इसमें देखिए, चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व की कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं, ठीक है ना। ये द्विवेदी युग की एक लेखिका हैं। तो देखिए, यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धूधू पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किनकी पुत्री थी? नाना साहब की पुत्री थी, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था? मैना, ठीक है। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हिंदू पंच के बलिदान से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएं, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो हम आज पढ़ते हैं सांवले सपनों की याद के बाद। इसमें अब आ गई है चपला देवी लेखिका की एक कहानी, जिसका नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ठीक है ना। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपाद नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी ही अपनी पुत्री मैना को साथ ना ले जा सके। भागने के चक्कर में अपनी पुत्री मैना को साथ ना ले जा सकी। देवी मैना विठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल विठूर की ओर गया। विठूर में नाना साहब का राजमहल लूट गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने भी जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई न दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति के गोले बरसाने से मना किया। जब अंग्रेज सेनापति गोलियां बरसा रहा था बरामदे में, तो उसने मना कर दिया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप
कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? ऐसा मैना ने कहा। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इससे क्या उद्देश्य है? तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? तो बालिका ने कहा, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति ने कहा, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस करने की आज्ञा दी है ना। देखिए डबल इन्वर्टेड कामा में ये बंद है क्योंकि ये स्पेशल वाक्य है, ठीक है ना, इसलिए डबल इन्वर्टेड कामा में है। बालिका बोली, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं। आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। ऐसा बालिका ने मैना ने सेनापति से कहा। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। हाँ, इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ, देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर लग गया, मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप ये सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। ऐसा उसने सेनापति ने अनुसरण किया। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, किंतु जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो मैं भी तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। तब भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति से कहा, नाना साहब, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? ऐसा क्वेश्चन किया। तो सेनापति ने विनयपूर्वक कहा, उन्हें रिक्वेस्ट की उनसे कि मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बचा जा सकता है? ऐसा उन्होंने कहा। आउटरम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश का या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा कि लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल उस समय थे 1857 की लड़ाई में, तो उनको एक बार तार देना चाहिए कि ये रिक्वेस्ट किया जाए। आउटरम ने, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? आउटरम ने कहा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। ऐसा उन्होंने आउटरम ने कहा। तो सेनापति मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया और इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल में फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना की स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। एक वो तार जो भेजा गया था रिक्वेस्ट के लिए, तो उसमें मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना साहब का स्मृति चिन्ह तक मिट जाए, यानी कि चिन्ह तक मिट जाए तो महल तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण जनरल आउटरम की आज्ञा सेनाना साहब के
सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसाने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिल गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजी के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे नाना साहब की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी। हे के लिए निश्चय किया कि यह कलंक की बात है कि जिस नाना ने अंग्रेज नर नारी का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा अपना सारा जीवन युद्ध के बिता कर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे ने एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत में से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं भी मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका दिया जाए। ऐसे वहाँ से आदेश आया कि वो कहते हैं कि नाना साहब बहुत ही बड़े आतंक वो कहते हैं क्रांतिकारी थे, तो उनकी एक स्मृति भी चिन्ह भेजता है। पार्लियामेंट से आदेश भी आया कि यानी कि अंग्रेज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, ठीक है ना। फिर उन्होंने टाइम्स में लिखा अपना दुख व्यक्त करते हुए कि उस कन्या से उनका प्रेमालाप हुआ, यानी कि उनसे उनको प्रेम आकर्षित हुआ क्योंकि एक छोटी कन्या थी, उसके सौंदर्य पे मोहित हो चुके थे, है ना। ये कन्या ही बहुत अच्छी थी। तो देखिए क्या हो गया फिर। सन 57 में सितंबर मास के अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नवास विष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी, ठीक है ना। क्या लिखा है कि सन 57 में जब सितंबर मास में अर्धरात्रि को, सितंबर मास की आधी रात को चांदनी की स्वच्छ उजेले में एक उज्जवल कपड़े पहने हुए नाना साहब की भावानिष्ट प्रसाद की ढेर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिक के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां आ पहुंचा गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह यह नाना की लड़की मैना है। देखो इन्वर्टेड कामे लगा हुआ है ना, डबल इन्वर्टेड कामों में। पर वह बालिका किसी और को ना दिखाती थी, ठीक है ना, और किसी को दिखती थी और ना अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार किया जाए। मैना उसके मुंह की ओर देखकर अर्थ स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। मुझे कुछ समय दीजिए जिससे मैं जी भर कर रो लूँ, फिर इसके बाद आप मुझे क्या कर लीजिएगा, गिरफ्तार कर लीजिएगा। ऐसा मैना बोलती है। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी नहीं पूरी होने दी, नहीं उसे रोने भी नहीं दिया। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। कानपुर के जो किला था वहाँ पर लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनविस बाखर पत्र में छापा था। क्या छापा था उन्होंने कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। यानी क्या कर दिया, उस महल उस किले में आग लगा दी गई थी और ये एक कहानी बन गई, ठीक है। तो इस कहानी का जो चपला देवी ने कहानी लिखी है, बहुत ही ये कहानी हमें अभी तो कहीं से पढ़ने को नहीं मिली थी, लेकिन ये क्षितिज हिंदी बुक में हमको पढ़ने को मिली है। तो इसमें 1857 की
कुछ कड़ियाँ जो कहीं छूट गई थी उसे चपला देवी ने लिखा बड़े अच्छे से कि एक छोटी सी लड़की भी हमारी आज़ादी के लिए अपना बलिदान देने से नहीं रुकी, यानी अपने वाक पर अडिग रही। लेकिन लोगों ने इस प्रकार से, एक अंग्रेज ने हमारे यहाँ इस प्रकार से शासन किया था कि उनका इस तरह से प्रभुत्व था कि एक छोटी लड़की की सिसकी और उसका अस्तित्व उन्हें जान ही नहीं पड़ा। लेकिन हमारी ये जो धरती है कई वीर और वीरांगनाओं से भरी हुई है, तो इसे वीरांगना ये देवी का नाम दिया गया है नाना साहब की लड़की मैना को। ठीक है, तो हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।